निधि, निधि। अरे क्या हुआ बेटी? ये किसकी आवाज है? कौन चिल्ला रहा है तुम्हें? लगता है माँ ये आज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, इन्हीं की आवाज है। मैं रखती हूँ माँ, फिर बाद में फोन करूंगी आपको। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और सुनो, ये दिवाली की साफ सफाई में जो भी काम निकले ना, हाथ मत लगाना। दमाजी से कह देना कि वो 2-4 काम वाली रख ले। ठीक है माँ, अभी तो रखती हूँ। निधि, तुम तो जानती हो ना माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी तुम घर के कामकाज करने की बजाय यहाँ बैठकर मोबाइल में लगी हो। जाकर देखो, बर्तनों का टाल लगा है रसोई में, माँ वो धो रही है अकेले। कुछ तो माँ का ख्याल करो निधि, माँ तो पहले से ब्लड प्रेशर की मरीज है और वैसे भी माँ की उम्र हो चली है। अरे 2-4 बर्तन साफ कर ही दिए तो क्या गजब हो गया। और मैं भी तो अकेले दिन भर घर का कामकाज करते रहती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, थक गई इसलिए आकर बैठ गई। अब सोचा बैठ गई हूँ तो माँ से 2-4 शब्द बात कर लेती हूँ। जाकर रसोई के कामकाज संभालो और मेरे लिए एक कप चाय भी लेकर आना। मुझे इतना तो समझ में आ रहा है, निधि सिर्फ कामकाज करने का दिखावा करती है। जब तक मैं घर में रहता हूँ तब तक वो काम करती है, लेकिन जैसे मैं ऑफिस से जाता हूँ वो माँ को लगा देती है कामकाजों में। और मैं आज यही देखने के लिए ऑफिस से जल्दी आया था। कोई बचाओ। अरे ये तो माँ की आवाज है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? अरे क्या बताऊं बेटा, पैर फिसल गया मेरा। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ माँ। छोटे छोटे गाड़ी निकाल। इतने जल्दी जल्दी चलने की जरूरत क्या थी माँ जी आपको? भैया क्या हुआ माँ को? छोटे आ उठा माँ को, माँ गिर गई है फर्श पर, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। दुर्गा जी के दोनों बेटे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और इलाज के दौरान पता चलता है कि उनकी कमर में मोच है, इसलिए डॉक्टर उन्हें पूरे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बताते हैं। देखिए ना माँ, जबरदस्ती में मेरी सास ने खर्चा बढ़ा दिया। क्यों, क्या हो गया बेटा? अरे माँ, जरा सा पैर क्या फिसला, जमीन पर गिर पड़ी और ये दोनों भाई तो ऐसे घबरा गए मानो उनकी कमर की हड्डी ही टूट गई होगी और हॉस्पिटल लेकर गए हैं। निधि, ठीक है मैं रखती हूँ, लगता है आ गए ये। हाँ अभी आएगी। चिंता मत कीजिए माँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ है इन्हें? हाँ निधि, माँ के पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आया है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि माँ पूरे 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट में ही रहे। इसलिए माँ का तुम्हें ही खास ख्याल रखना है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम लोग तो दिन भर ऑफिस चले जाते हैं, तुम ही घर में रहती हो। ठीक है। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास तो बिस्तर पर पड़ गई है, मेरे तो सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही हूँ माँ कि सारा दिन मैं घर का काम करूंगी तो थक कर चूर हो जाऊंगी माँ। अरे बेटा तू ज्यादा चिंता मत कर, 2-3 दिन कर ले सेवा, फिर देखना बिस्तर से उठती है या नहीं। ठीक है माँ, रखती हूँ। निधि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, ख्याल क्यों ना रखूंगी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दुर्गा जी अभी तक बिस्तर से नहीं उठ पाती है। माँ जी आप थोड़ा चलने की कोशिश कीजिए ना, पूरे 3 दिन तक बिस्तर में पड़ी हैं आप। अरे बहू कोशिश तो करती हूँ, लेकिन पैर में बहुत ज्यादा दर्द है मेरे। अरे ऐसे कब तक चलेगा माँ जी, चलना तो आपको पड़ेगा ना। हाँ बहू धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। मुझे तो लगता है सब नाटक है इनका, अभी जाके माँ को बताती हूँ। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ बहू, सच में मेरे पैर में बहुत दर्द है, वरना घर के कामकाजों से कभी मैं जी नहीं चुराती हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे अच्छे से याद है एक बार जब मैंने निधि बहू को टोका था कि अब मायके से ध्यान हटाकर ससुराल में ध्यान दो, तो कितना तमाशा किया था निधि बहू ने, इसलिए इसे कुछ कहना ही बेकार है। देखिए ना माँ, मेरी मुसीबत तो कम होने का नाम ही नहीं कर रही है। ये पूरे 3 दिन हो गए हैं मम्मी जी को बिस्तर पर, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रही है। जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है ना माँ, ये घर के कामकाज करते करते तो मैं बुरी तरह से थक जाती हूँ। पूरे 3 दिन हो गए माँ। मुझे तो लगता है बेटी तेरी सास को ना कोई चोट वोट लगी ही नहीं है, वो यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी है, तुझे ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू अपनी सास को ऐसे बैठे बैठे खिलाती रहेगी ना तो कभी तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए तो मैंने आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम बनाया है। अरे बहुत कर ली अपनी सास की गुलामी, मेरी भी अपनी जिंदगी है माँ। अरे जब मैं चली जाऊंगी तो माँ जी खुद अपनी देखभाल कर लेगी, ऐसे कब तक उन्हें तकते रहूं मैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, जाओ तुम मौज मस्ती करो, तुम्हारी अपनी भी खुद की जिंदगी है। ठीक है माँ, फोन रखती हूँ, जब मैं पार्टी से आ जाऊंगी ना उसके बाद आपको फोन करूंगी। ठीक है बेटा, खूब मजे करो। अरे ये तो ऑफिस चले गए, शाम के 7 बजे के पहले आएंगे नहीं, तब तक तो मैं पार्टी करके वापस घर आ जाऊंगी। इस तरह निधि अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में चली जाती है, लेकिन निधि को ये बात मालूम ही नहीं होती कि डॉक्टर ने 3 दिन बाद उसकी सास के चेकअप के लिए बुलाया है, इसलिए आज उसका पति जल्दी घर आएगा और अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। बहू लगता है कहीं गई है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, मैं ही धीरे धीरे चलकर पानी ले लेती हूँ। ये क्या माँ, आप बिस्तर से उठकर यहाँ कैसे आ गए? और आपको डॉक्टर ने अभी चलने मना किया है ना माँ, यदि आपको कुछ चाहिए था तो अपनी बहू से कह देना था। अरे बेटा प्यास से गला सूख रहा था मेरा और जग का पानी भी खत्म हो गया था। लेकिन निधि से मांग लेना था माँ आपको। बेटा बहू लगता है किसी काम से बाहर गई हुई है। क्या? निधि ने मुझे भी नहीं बताया कि वो कहीं जाने वाली है। लगता है माँ निधि आ गई, मैं अभी बात करता हूँ उससे। अरे बेटा बहू से कुछ मत कहना। निधि, माँ को इस हालत में छोड़कर कहाँ गई थी तुम? वो मैं किटी पार्टी में गई थी। माँ को इस हालत में छोड़कर क्या तुम्हें किटी पार्टी में जाना था? अरे तो क्या हो गया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना, या सिर्फ मेरा जीवन घर के कामकाज में निकल जाएगा और तुम्हारी माँ की देखभाल में। अरे भाभी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा 1 कप कॉफी बना देना। देवर जी ये हुक्म ना किसी और पर चलाना, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में ही
लगी रहूं। निधि, ये कौन सा तरीका है छोटे से बात करने का? आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे थप्पड़ मारा। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो एक और तमाचा लगाऊंगा। अरे मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम वो बोलते जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो भैया, जाने दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा। अब तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवाया ना तो मेरा नाम भी निधि नहीं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब तो मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं ठहरूंगी। अभी फोन लगाती हूँ मैं अपनी माँ को। अरे चाहे माँ को फोन लगाओ या किसी कलेक्टर को फोन लगाओ, नहीं डरता मैं किसी से, और जो करना है ना कर लो। मैंने तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत बर्दाश्त कर ली, और ये चाटा तो शायद मुझे बहुत पहले ही मार देना था तुम्हें। माँ, आप मुझे जल्दी आकर यहाँ से ले जाइए माँ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे बेटा, रोक ली बहू को, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा बेटा, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसे जो लगता है वो कर लेने दीजिए माँ। चलिए माँ, हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मजे तो मैं तुम लोगों को चखा कर ही रहूंगी। हाँ, जो बनता है वो कर लो, नहीं डरता हूँ मैं किसी से। अरे जाने दीजिए ना भैया, बात खत्म कीजिए। नहीं छोटे, इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुमसे किस तरह से बात किया? तुम इसके छोटे देवर हो, और देवर तो भाई समान होता है, लेकिन इसने कभी भी रिश्तों की अहमियत को नहीं समझी है। समझना भी नहीं चाहती हूँ मैं। चलिए माँ, डॉक्टर के पास चलना है हमें, और छोटे तुम भी चलो, वरना ना जानिए तुम्हारी भाभी तुम्हारे ऊपर कुछ उल्टा सीधा इल्जाम लगा देगी। चलिए भैया। आधे घंटे के अंदर ही निधि की माँ निधि के ससुराल आ जाती है। निधि, कहाँ है बेटा तू? हाँ माँ, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया माँ। चलिए माँ, नहीं रहना चाहती हूँ मैं इस घर में। तू अपना सामान बांध कर ले आ बेटा। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, पूरे परिवार को जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी शारदा देवी नहीं। चलो बेटा, लेकिन घर जाने से पहले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और इन लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगाते हैं। चलिए माँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ मैं इस घर में, मेरी तो यहाँ कदर ही नहीं है माँ। इस तरह शारदा देवी जी अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुँच जाती है और वो अपनी बेटी निधि के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगा देती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ घर में नहीं है, ऐसे तो वो कहीं भी बता कर ही जाती है। सोना, सोना, सोना से पूछते हैं पापा। जी पापा जी। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? पापा जी, मम्मी जी तो निधि को लेने गई है उनके ससुराल। अरे ये तुम्हारी माँ को क्या हो गया? सामने इतना बड़ा दिवाली का त्योहार है और बेटी को लेने ससुराल पहुँच गई वो। पापा जी, लगता है दीदी के ससुराल में फिर से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दीदी ने मम्मी जी को फोन किया था, इसलिए मम्मी जी दीदी को लेने गई है। क्या निधि के ससुराल में फिर से लड़ाई झगड़ा? जी पापा जी। अरे लेकिन इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी? कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी है। अरे लेकिन क्या करोगे बेटा, बेटी है वो हमारी। एक माँ को अपनी बेटी को परेशानी में देखकर रहा भी तो नहीं जाता। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा, फिर वापस अपने ससुराल चली जाएगी निधि। बहू, जरा एक कप चाय बनाओ मेरे लिए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो दुकान में दिवाली की वजह से बहुत भीड़ थी, इसलिए मेरे सिर में दर्द होने लगा है। जी पापा जी। ये माँ भी ना हद ही करती हैं। उन लोगों के बीच लड़ाई हुई नहीं कि माँ तो जैसे तैयार ही बैठी थी कि निधि को वो घर ले आए, और देखना जब सारी बातें निकल कर आएगी ना तो गलती हमारी बहन की ही निकलेगी। हाँ जी, वो तो है, लेकिन मम्मी जी को निधि की गलती कभी दिखाई ही नहीं देती। अच्छा ये सब छोड़िए जी, ज्यादा चिंता मत कीजिए, जाइए आप फ्रेश हो जाइए, मैं भी खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ ना तुम लोग खाना खाओ, पूरी पकवान खाओ। मैं यहाँ अपनी बेटी को लेकर इतनी परेशान हूँ और इन लोगों को खाने पीने की पड़ी है। अरे माँ, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हें समझ में नहीं आता बेटा, जब तुम बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा कि बच्चों के लिए प्रेम क्या होता है माँ बाप का। तुम लोगों को तो निधि की चिंता नहीं है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझे अपनी बेटी निधि की बहुत चिंता है। अरे निधि बेटा, इतने जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है माँ, मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी। यहाँ तो कोई भी मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। और पापा, आपको तो अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है। ये तो मेरी माँ है पापा, जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अरे मेरी लाडो, तू मेरे रहते बिल्कुल चिंता मत कर, तुझसे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तू अपनी मर्जी से रह और अपनी मर्जी से खा। और तेरे ससुराल वालों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग। इसलिए बेटा तू यहाँ आराम से रह। तेरा दिल यदि कोई काम करने को करे तो करना, वरना मत करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ तुझे। अरे देखो तो मेरी फूल जैसी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, कैसे मुरझा गई है। अरे हमने अपनी बेटी को बेचा थोड़ी ना है, जो हमें हमारी बेटी की 2 रोटी भारी लगेगी। बेटा तू यहीं बैठ, अभी मैं तेरी भाभी से बोलकर चाय नाश्ता बुलवाती हूँ। हाँ दीदी, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार में थोड़ी मोड़ी बात तो होती रहती है। सोने बहू, तुम्हें जितना करने को कहा है ना तुम उतना करो, किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी है। माँ, नाश्ता वास्ता रहने दीजिए, मैं थोड़ी देर आपके कमरे में चलकर आराम करना चाहती हूँ। चल बेटा, हाँ चलना बेटा, आराम कर ले तू। देखिए पापा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। बेटी को इतनी सह देना अच्छी बात नहीं है। मैं माँ से कुछ भी कहता हूँ पापा तो माँ उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ती हैं, इसलिए आप ही कुछ कह सकते हैं माँ से। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। खैर तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये समझते क्या है अपने आप को? निधि, हाँ भाभी, सच सच बताओ निधि, क्या बात हुई है? अरे क्या बताऊँ भाभी, ऐसी सास तो भगवान कभी मेरी किसी दुश्मन को भी ना दे। ना जाने भाभी मेरे पीठ पीछे मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ाती है कि वो
बातें ना घर में होती रहती है, तुम्हें ना थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए। मेरी एक बात मानो निधि, यदि तुम अपने पति को प्यार से समझाओगी ना तो वो जरूर मान जाएंगे, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कोशिश करो, फोन लगाओ दामाद जी को और समझाने की कोशिश करो, देखना वो जरूर मान जाएंगे। अरे भाभी, आपको क्या लगता है क्या मैं अपना घर बसाना नहीं चाहती हूँ? वही मुझे समझने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ? भाभी, राजेश भैया तो बहुत अच्छे हैं, जो आपसे कितने प्यार से बात करते हैं, आपके सुख दुख का कितना ख्याल रखते हैं। भाभी, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बात नहीं निधि, तुम्हारे भैया दामाद जी से बात करेंगे और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच कहूँ भाभी, ये तो मैं हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति आपको मिल गया होता ना तो आप तो उन्हें 2 दिन भी नहीं झेल पाती और मायके में जाकर बैठ जाती। नहीं निधि, ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए अगर थोड़ा बहुत झुकना भी पड़े तो झुकने में क्या हर्ज है? अरे और कितना झुकूं भाभी, अब आप ही देख लो ना, यहाँ मेरी माँ है जो आपका कितना ख्याल रखती है, और वहाँ मेरी सास जो मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती है, भड़काती है, और वो मुझे मारते पीटते हैं। बताइए मैं कितना सहूं? देखो भाभी, दूसरों को समझाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने पर बीतती है ना तब पता चलता है। अच्छा ठीक है निधि, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे सोना बहू, जरा निधि के लिए लौकी का खीर तो बना देना। जी मम्मी जी। ये माँ बेटी को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये लोग कभी किसी की बात नहीं समझ सकते हैं। देखा ना बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे मायके में कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम बहुत आराम से रहोगी। यहाँ तुम्हें कोई काम धाम करने की भी जरूरत नहीं है, बस सुकून से बैठकर खाना खाओ बेटा और खूब आराम करो, और किसी चीज की ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे किसका फोन है बेटा? इनका फोन है माँ, जरा उठाकर स्पीकर पर डाल। ये क्या निधि, तुमने हमारे खिलाफ झूठी पुलिस कंप्लेन क्यों की है? हमने कब तुम्हें दहेज के लिए मारा पीटा है? अरे तुम लोगों को सबक तो मैं सिखाऊंगी, मैंने किया है तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन। अरे मैंने तो दामाद जी तुम्हें फूल सी बच्ची सौंपी थी, लेकिन तुमने मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है। अरे निधि बेटा, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ जी। देखो बेटा, हम सब मिल बैठकर बात करते हैं बेटा, घर की बात बाहर जाए अच्छा नहीं लगता बेटा। अपनी ये रिपोर्ट वापस ले लो बेटा, अब गिड़गिड़ाने से क्या फायदा, पहले ही तो मेरी बेटी की कदर नहीं की तुम लोगों ने। लाओ निधि, फोन मुझे दो। ठीक है समधन जी, आप लोग आइए, हम लोग आमने सामने बैठकर बात करते हैं। अरे ये क्या किया आपने? क्यों कहा उनसे कि हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं? अब बैठकर बात करने लायक कुछ नहीं रह गया। देखो बेटी, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग प्यार से ये मामला सुलझा लो। नहीं पापा जी, आप ही बताइए ना, क्या मेरी सास दिन भर बैठकर आराम करे और मैं कोल्हू की बैल की तरह दिन भर घर के कामकाजों में लगी रहूं? लेकिन बेटी, घर के काम काज करने में बुराई ही क्या है? अरे आखिर आप चाहते क्या हैं कि हमारी बेटी उस नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे? हाँ मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोना, देखो ये हमारी बेटी का मामला है, इसलिए तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। जी मम्मी जी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। निधि बेटा। अरे प्रणाम अम्मा जी, आइए बैठिए। और दामाद जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ दीदी। बैठिए ना आप लोग, मैं अभी मम्मी पापा जी को बुला कर ले आती हूँ। देखिए पापा जी, दामाद जी और अम्मा जी आई हैं। प्रणाम पापा जी। अरे खुश रहो बेटा। अरे बहन जी, जब आपको मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती है तो यहाँ क्यों आई हैं आप? देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं ना, तभी तो कोई हल निकलेगा। आखिर हमें भी तो पता चले कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसके लिए आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। नहीं नहीं, गलती आप लोगों से कहाँ हो सकती है, कसूर तो मेरा ही है ना। एक काम करो, अपने बेटे से कहो कि वो मुझे तलाक दे दे, ताकि आप लोग भी आराम से रहो और मेरा भी पीछा छूटे आप लोगों से। अरे ये क्या निधि बेटा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? अरे और किस तरह से बात करेंगे इन लोगों से? अरे हमारी बेटी को इतना परेशान करके रखा है इन लोगों ने, तो क्या हम इन लोगों की आरती उतारें? माँ जी, किसने किसको परेशान कर रखा है ये तो हम ही जानते हैं, और ऊपर से आप लोगों ने हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करवा रखी है। क्या झूठा केस? हमने कोई शिकायत नहीं की है दामाद जी। हाँ, शिकायत मैंने की है। अरे मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? देखिए भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां नहीं संभालती है? अगर हम अपनी बहू से ये अपेक्षा रखते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? और इस पर भी भाई साहब, निधि ने जो हमें बातें सुनाई है ना, वो हम तो क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए ऐसा है समधन जी, मैंने तो अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है, लेकिन आपने तो कभी मेरी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझा। ठीक है बहन जी, सारी गलती हमारी है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बच्चों का घर बस जाने दो। इसलिए बस एक ही बात कहूंगी कि हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ बहन जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहे। अरे समधन जी, लेकिन आप बसने कहाँ दे रही हैं मेरी बेटी के घर को? अरे आपके ही कहने पर दामाद जी उसे रोज मारते पीटते हैं। देखिए समधन जी, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, लेकिन हाँ, निधि पर मेरे बेटे ने एक ही बार हाथ उठाया है, वो भी जब निधि ने बदतमीजियों की सारी हद पार कर दी थी। देखो शारदा, तू मैं तो सभी घर में होती है, उसके ससुराल वाले उसे लेने आए हैं तो निधि को जाने दो, मत रोको उसे, बस जाने दो उसका घर। हाँ मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में तो एक गलती कर ही दी थी, लेकिन दोबारा अपनी बेटी को उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए बहन जी, मेरी बात मानिए, आप लोग जिस मुंह से यहाँ आए हैं ना, उसी मुंह से वापस चले जाइए। मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज नहीं भेजूंगी। ऐसा मत कीजिए माँ, जाने दीजिए निधि को। तुम चुप करो बेटा, अभी तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। चलिए माँ,
अब और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते हम यहाँ रहकर। चलो बेटा, लेकिन भाई साहब एक बात कहना चाहूंगी, मैं तो यही सोचकर यहाँ आई थी कि अब आप ही इस बात का कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन मैंने देखा यहाँ तो कोई आपकी ही सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई आपकी ही सुनने को तैयार नहीं है भाई साहब, तो कोई हमारी क्यों सुनेंगे। चलो बेटा। शारदा, तुमने थाने में जो झूठी रिपोर्ट लिखवाई है दामाद जी के खिलाफ, अभी के अभी जाकर वापस ले लो। अरे मुझे जो करना था ना वो मैंने कर दिया है, अब आगे मैं देख लूंगी, आप अपना काम कीजिए। अरे शारदा, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी का कभी घर बसने दोगी। अरे वो लोग तो अपनी बहू को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन आज तुमने बनी बुनाई बात बिगाड़ दी। निधि, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या तुम्हें दहेज के लिए मारते पीटते हैं तुम्हारे ससुराल में? भैया, क्या आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है? देखो बेटा, इन सब बातों के लिए घर के बड़े बैठे हैं ना, तुझे इसमें पंचायती करने की जरूरत नहीं है। माँ, यदि घर के बड़े लोग इस बात को संभाल लेते तो मुझे बोलने की जरूरत ना पड़ती, और निधि को उसके ससुराल वालों के साथ भेज दिया होता आप लोगों ने। अरे काम कीजिए ना भैया, आप सब लोग मुझे मारकर फांसी में चढ़ा दीजिए। सब लोग बस मेरे पीछे भिड़े हैं कि मैं अपने ससुराल लौट जाऊं, लेकिन कोई नहीं देखता कि मुझे वहाँ कितनी तकलीफ है। यहाँ बस एक माँ ही है जो मुझे समझती है, वरना किसी को मेरा कोई दुख दर्द नहीं दिखता है। देखो निधि, हम सब तुम्हारे अपने हैं और हम लोग बस तुम्हारा भला चाहते हैं। और तुम ही सोचो निधि, क्या हमेशा के लिए मायके में रहा जा सकता है? अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया है ना, इसलिए आपके मुंह में जबान आ गई है। देखो बहू, तुम अपना ज्ञान ना अपने ही पास रखो, मैं सब जानती हूँ, और तुम जाकर अपने रसोई का काम काज संभालो। जी मम्मी जी। देखो बेटी, मेरी एक बात सुनो तुम। अरे मेरे रहते हुए ना तेरी भाभी तुझसे कुछ नहीं कह सकती। अगर घर में किसी ने तुझे कुछ कहा तो तू मुझे बताना, तो मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगी। लेकिन माँ, मैंने देखा मेरे यहाँ आने से घर का कोई भी सदस्य खुश नहीं है, सब लोग मुझे ससुराल भेजने पर तुले हैं। अरे तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, तू यहाँ आराम से रह, मैं तेरे लिए अब भी हलवा बनवाती हूँ। तेरा दिमाग भी खराब हो गया ये सारी बातें सुन सुनकर। हाँ माँ। अरे समझ में नहीं आता सोना, कैसे सुलझेगी ये समस्या? मैं तो कहती हूँ जी, निधि को जितनी जल्दी हो सके उसके ससुराल भिजवा देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। अरे सोना, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि समय से वो अपने ससुराल चली जाए। ये बात हमारे आस पड़ोस और रिश्तेदारों में पता चलेगी तो सोचो सोना, कितनी बदनामी होगी हमारी। लेकिन मम्मी जी को कहाँ निधि की कोई गलती दिखाई देती है जी? उस दिन भी जब निधि के ससुराल वाले आए थे तो उन्होंने कितना बताया निधि के बारे में। ये सब सुनने के बाद भी मम्मी जी को निधि के ऊपर गुस्सा नहीं आया, वो निधि के ससुराल वालों को ही उल्टा सुनाई जा रही थी। मैं अच्छे से जानता हूँ सोना, ये सारी गलती ना सिर्फ मेरी बहन निधि की है, क्योंकि शादी से पहले वो पूरे 25 साल इसी घर में रही है। मैं उसके स्वभाव को अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर भी देखिए ना जी, मम्मी जी तो हमेशा निधि की तरफदारी करती है। मुझे तो लगता है अगर इसी तरह चलते रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाए। आप तो देख ही रहे होंगे जी, निधि घर का कोई भी काम नहीं करती है, खाना खाती है तो थाली सरका देती है, पानी का गिलास तक खुद भरकर नहीं पी सकती। इधर मम्मी जी मुझे ऑर्डर देती है कि निधि के लिए पानी लेकर आओ, निधि के लिए खाना लेकर आओ, तब मैं लेकर जाती हूँ। अब आप ही बताइए ना जी, जब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो घर का क्या काम नहीं बढ़ेगा? और मैं अकेली कितना करूंगी? मैं उसे घर का कोई भी काम बताऊं जी, वो साफ साफ मना कर देती है। अरे कल तो हद ही हो गई, मैंने उसे रोटियां सेकने के लिए कही तो उसने मुझे ही सुना दिया, कहती है मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, और मुझे उल्टा कहती है कि ये सब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ही करो भाभी। अरे सोना, इसी बात का तो रोना है, निधि कोई भी काम नहीं कर सकती है, मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। सच कहूँ सोना, वो तो माँ ने उसे चढ़ा रखा है, वरना मैं ही अब तक उसकी अकल ठिकाने लगा दिया होता। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वरना दुनिया तमाशा देखेगी और ताली बजाएगी। और आप तो देख ही रहे हो, निधि छोटी छोटी बातों में कलेश करने को तैयार रहती है। कभी कहती है भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, तो कभी मेरी पसंद की मिठाई नहीं बनाई। और तो और जी, कभी कभी तो वो मगरमच्छ के आंसू भी बहाने लगती है, कहती है कि भाभी तो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। अब आप ही बताइए ना जी, मैं क्या करूं? अरे मेरी जगह कोई और होती ना तो अब तक इस घर में कलेश कर चुकी होती। अगर ये सब बात मैं निधि से कहूंगी ना जी, तो वो उल्टा मुझे ही सुना देगी, कहेगी वो तो मेरी माँ है जो मुझे चाहती है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है, वरना कोई तो चाहता ही नहीं कि मैं इसी घर में रहूं। लेकिन ये बात ना जाने निधि को समझ में क्यों नहीं आती कि अच्छा भी ना हमेशा अच्छों के साथ बना जाता है। मैं तो सच कहूँ जी, शर्म लिहाज के कारण चुप हो जाती हूँ ताकि घर में लड़ाई झगड़े ना हो, वरना ऐसा सबक सिखाऊं निधि को कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अरे सोना, तुम गलती से भी कुछ मत कहना, वरना माँ को तो जानती हो ना, तुम्हें माँ छोड़ेगी नहीं। इसलिए तो कहती हूँ जी कि आप ही प्यार से समझा दीजिए निधि को, ताकि निधि शांति से अपने ससुराल चले जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अच्छा ठीक है सोना, मैं बात करता हूँ, तुम आराम कर लो। ये अच्छा मौका है, निधि अकेले बैठी है, मैं बात करता हूँ निधि से। अरे निधि, आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? भाई, मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन मैं एक शर्त में जाऊंगी। कैसी शर्त बहन? यही शर्त कि यदि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी तो मैं अपने पति के साथ अलग रहूंगी। मैं अपने देवर और सास को बिल्कुल नहीं झेल सकती हूँ। हे भगवान, गिने चुने 4 लोग तो हैं तुम्हारे ससुराल में, तुम 4 लोगों का बंटवारा करना चाहती हो? क्यों भाई, क्या 4 लोगों का काम कोई कम होता है क्या? एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, और दूसरा वो देवर जिसकी शादी करने का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। अरे देवर की शादी हो जाए ना तो मेरा भी काम कुछ कम हो जाए। अरे मेरी बहन निधि,
ये उन लोगों की टेंशन है ना, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? और दूसरी बात, भाई 4 लोगों के बीच का बंटवारा करने मैं तो नहीं कहूँगा तुम्हारे ससुराल वालों को। ठीक है, यदि आप बंटवारे के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना मुझसे अब इतना काम काज होता नहीं है। अरे क्या बात हो रही है भाई बहन में? बात कैसी माँ? भैया कह रहे हैं कि मैं अपने ससुराल वापस लौट जाऊं। हे भगवान, जिसे देखो वो बस मेरी बेटी को उसके ससुराल भेजने का रट लगाए बैठा है। अगर वो अपने मायके में आकर बैठी है तो इसमें ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने? माँ, अभी तो आप इसे सह दे रही हैं, लेकिन देखिए बाद में आप ही पछताएंगी। माँ, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुप करके ना अपने ससुराल चली जाती हूँ। अगर मुझे परेशान करेंगे ना तो मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगी, और सहन नहीं कर सकूंगी तो कहीं जाकर मर जाऊंगी। कम से कम इन लोगों को शांति तो मिलेगी। मैं जानता हूँ निधि, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे अगर तुम अपनी जुबान कम चलाओगी तो। देख लिया माँ, सबसे बड़े दुश्मन तो मेरे मायके वाले हैं। तू चिंता मत कर बेटा, अगर तेरे रहने से यहाँ किसी को परेशानी है ना तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाए, लेकिन तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और मैं अपने मायके के आई, अड़ोस पड़ोस के लोगों के पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। देखो निधि, ये समाज है और समाज के लोग तो ऐसे ही सवाल उठाएंगे, इसलिए अपना घर बसाने में ही समझदारी है। बस माँ, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब चाहे मैं मरूं या जीऊं, लेकिन अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी मैं अपने ससुराल। एक मिनट माँ, मेरे ससुराल वाले कितने बेशर्म हैं, बार बार फोन करते हैं। अरे उठाकर स्पीकर में तो डालो, मैं भी तो सुनूं क्या कहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले। हेलो निधि बहू, अपने घर वापस लौट आओ बेटा। अरे कितने बेशर्म लोग हैं आप लोग। मैं कितनी बार आप लोगों से एक ही बात कहूं कि मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे फोन मुझे तो दो। देखिए बहन जी, यदि आप चाहती हैं कि मेरी बेटी अपने ससुराल वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है, अगर दामाद जी मेरी बेटी के साथ अलग रहेंगे तभी मैं अपनी बेटी को भिजवाऊंगी। आपसे और आपके छोटे बेटे से मेरी बेटी का कोई सरोकार नहीं होगा। अब फोन रखती हूँ, शर्त मंजूर हो तभी फोन करना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अरे जो भी कहा ना बहुत सोच समझ के कहा है मैंने। ये सब देखकर शारदा जी की बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये घमंडी माँ बेटी को तो वो सबक सिखा कर रहेगी। सुनिए जी, अब बहुत हो गया, अब तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ सोना, कुछ तो करना पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैंने आधा घंटे पहले भाभी से कहा था कि मुझे चाय चाहिए, लेकिन भाभी ने अभी तक मुझे चाय लाकर नहीं दी है। भाभी, ओ भाभी। अरे क्या हुआ निधि, क्यों चीख रही हो? क्या कर रही थी आप? अरे मैं अपने कमरे में चाय ब्रेड खा रही थी। मैंने आपसे आधे घंटे पहले चाय मांगा था और आप मुझे चाय देना छोड़कर खुद अपने कमरे में बैठकर चाय ब्रेड खा रही हैं। हाँ, तो मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुमने जब मुझे ऑर्डर लगाया तब मैं तुम्हें लाकर तुम्हारे हाथ में चाय पकड़ा दूं? सुन लिया माँ आपने, आपकी बहू ने क्या कहा मुझे? हाँ बहू, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम कोई नौकर नहीं हो इसकी? क्यों भाभी, ये तो घर के काम है ना, घर के काम करने से क्या आप नौकर हो जाएंगी? क्यों, क्या तुम मुझे ये काम करने की सैलरी देती हो जो मुझसे कह रही हो कि घर का काम है? देखो भाभी, घर की बहू को तो ये सब काम करना ही पड़ता है ना। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेदारियों से भागकर तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और मुझे ज्ञान दे रही हो। कान खोलकर सुन लो निधि, आज के बाद अपना सारा काम तुम खुद ही करोगी, मुझ पर रोक जमाने की जरूरत नहीं है। बहू, ये तुम अपनी ननद से कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल सही कर रही हूँ मम्मी जी, जैसे करना चाहिए इनके साथ बात। अगर निधि इस घर में रहेगी ना तो उसे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बेटी अब घर के काम काज करेगी और घर की बहू आराम फरमाएगी? ऐसा नहीं है मम्मी जी कि मैं आराम करूंगी, मैं भी घर के काम काज करूंगी, लेकिन अपने परिवार का, ये बिन बुलाए आकर बैठे मेहमानों का नहीं। अब मैं इस घर की मेहमान हो गई? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम इस घर की मेहमान हो। तुम्हारा अपना घर तो वो है जिसे छोड़कर तुम यहाँ आकर बैठी हो। माँ, मुझे लगता है आपने अपनी बहू को ना कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। अरे 2-4 थप्पड़ लगाकर इनकी अकल ठिकाने लगाओ। अरे थप्पड़ लगाना तो दूर रहा ननद रानी, जरा हाथ लगाकर तो दिखाई कोई मुझे। अभी तुरंत 100 नंबर पर फोन करती हूँ और शिकायत करती हूँ। मेरी सास और मेरी ननद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रही है और मेरे साथ मारपीट कर रही है। अरे जीवन भर जेल की चक्कियाँ पीसोगी। बेटा मामला सुलझाना पड़ेगा। नहीं पापा, बस शांत रहकर देखिए, मामला तो पहले ही बहुत बिगड़ गया था, अब कहीं जाकर सुलझ रहा है। क्या भाभी, आप हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाएंगी? क्यों नहीं निधि, ये सब तो मैंने तुम लोगों से ही सीखा है। अरे जाने देना बहू, घर में तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। हम तुम्हें कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम दोनों माँ बेटी मिलकर घर के सारे काम कर लेंगे। चलो बेटा, हम दोनों माँ बेटी मिलकर घर के काम काज कर लेते हैं। माँ, अपना काम आप देखिए, मुझे नहीं करना है यहाँ काम। मैं तो चली अपने ससुराल। पापा जी, आप अपने दामाद जी को फोन लगाइए, मुझे वापस जाना है। सच में बेटा, तुम जाना चाहती हो? मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो दामाद जी। क्या, ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, रखता हूँ। क्या हुआ पापा, क्या कहा मेरे ससुराल वालों ने? बेटा, कल दुर्गा जी का फोन आया था और तुम लोगों ने उनके सामने क्या शर्त रखी थी कि तुम अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हो? हाँ जी, कहा था, मैंने ये कहा था। दामाद जी का कहना है कि सासू माँ और निधि की वजह से उनकी माँ की हालत बहुत गंभीर हो गई है। उनकी माँ को आईसीयू में भर्ती किया गया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो निधि और निधि के परिवार वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम माँ हो या दुश्मन? अरे तुम अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती हो? अरे यहाँ से बेचारे इतने बेइज्जत होकर गए थे, उसके बाद भी उन्होंने घर जाकर फोन लगाया था कि उन्हें उनकी बहू चाहिए, लेकिन तुमने ऐसी शर्त रख दी और तुम्हारी वजह से आज दामाद जी की माँ की तबीयत कितनी गंभीर हो गई है। अरे पापा जी,
अब मैं जा तो रही हूँ, क्यों माँ का कसूर निकाल रहे हैं आप? मुंह बंद करो अपना। पापा, काश ये थप्पड़ आपने पहले मार दिया होता तो घर उजड़ने की नौबत ही ना आती। अब दामाद जी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि तुम लोगों की वजह से उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी है। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। मैं अभी के अभी अपने ससुराल जा रही हूँ और मैं इनके पैर पकड़कर इनसे माफी मांग लूंगी। अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी पापा। अगर दामाद जी की माँ को कुछ हो गया ना तो दामाद जी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। फिर सोचो कहाँ जाओगी तुम। नहीं पापा, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। पापा मैं अभी तो जा रही हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनना है। अरे सुनो तो निधि। नहीं भैया, मैं अपनी घर गृहस्थी ऐसे नहीं उजड़ने दे सकती हूँ। मैं भी आ रही हूँ बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहू। आज तुम ना होती तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।